आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठाकुर और स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। भाजपा नेता अरुण धूमल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए हमीरपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में अरुण धूमल ने कंडाघाट की किसी निजी जमीन का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के करीबी ने यह जमीन बहुत ही ऊंचे भाव में बेचकर एक हिमाचली एनआरआई के साथ धोखा किया। हमीरपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान अरुण धूमल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के किसी करीबी के ऊपर बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं। अरुण धूमल ने कहा कि कुछ दिनों पहले सीबीआई द्वारा प्रदेश के एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की एफआईआर दर्ज की गई थी। उस एफआईआर में स्पष्ट है कि रिश्वत का वो पैसा मुख्यमंत्री के ओएसडी रघुवंशी को दिया जाना था। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में इस सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को मुख्यमंत्री के एजेंट्स के रूप में देखा जाता है, जो मुख्यमंत्री के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक और एफआईआर का खुलासा किया जो फरीदाबाद में दर्ज हुई है। एफआईआर के मुताबिक फ्लोरिडा के एक एनआरआई से कंडाघाट में जमीन के लेन देन को लेकर धोखाधड़ी की गई। जिस जमीन का सौदा 3.5 करोड़ में हो चुका था, उस जमीन को नियम 118 के अंतर्गत अनुमति दिलाने के बदले और मुख्यमंत्री से संबंधों के नाते इस एनआरआई को 23 करोड़ का बताकर बेचा गया। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों की संलिप्तता इसमें स्पष्ट है और करोड़ों रुपए की घूस लेकर एक एनआरआई से धोखा किया गया है जो प्रदेश में निवेश करना चाहता था। क्या कहा अरुण धूमल ने, आइए आपको सुनाते हैं। सोलन के कंडाघाट में अंजाम दिया गया, जहां एक जमीन का टुकड़ा जिसका एग्रीमेंट केवल 3.5 करोड़ रुपए का हुआ था, 3.5 करोड़ रुपए का, उस जमीन को मुख्यमंत्री के कुछ सहयोगियों से मिलकर एक एनआरआई को 23 करोड़ में बेचा गया। आप कल्पना कीजिए कि 3.5 करोड़ की जमीन को 7 गुना रेट पर एक एनआरआई को बेचा गया जो यहां निवेश करना चाहता है। मुझे जो जानकारी मिली है वो यहां पर कोई मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश करना चाहते थे, डॉक्टर बेदी, जो फ्लोरिडा में रहते हैं। उनके साथ धोखाधड़ी की गई एक फरीदाबाद के बिजनेसमैन द्वारा। उनको जमीन दिखाई गई कंडाघाट में और उनको बताया गया कि जमीन 23 करोड़ में मिलेगी और उसमें सब अप्रूवल वो लेके देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बताए और करोड़ों रुपए की ठगी उस जमीन के नाम पर उस डॉक्टर स्टीव बेदी जो फ्लोरिडा में रहते हैं उनके साथ की गई। उन्होंने करोड़ों रुपए अपने बैंक ट्रांसफर किए उस व्यक्ति को, जहां से करोड़ों की घूस मुख्यमंत्री जी को, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, उनको दी गई। और जब एनआरआई को बाद में पता चला कि यह जमीन उस व्यक्ति के नाम पर नहीं है, तो उसने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की। इसके बारे में सोलन पुलिस को भी बताया गया था, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने उस मामले को रफा दफा किया। फिर उन्होंने हरियाणा पुलिस में अपनी रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन वहां भी पुलिस आनाकानी करती रही। अंततः उस व्यक्ति को 156(3) की एप्लीकेशन कोर्ट में देनी पड़ी और जब कोर्ट में उन्होंने साबित किया कि प्राइमा फेसाई ये केस बनता है, उसके बाद ये एफआईआर फरीदाबाद थाने में दर्ज हुई। और इस केस में सोलन के रेवेन्यू अधिकारियों को भी बुलाया गया, वहां के कानून को और जो भी वहां स्टैम्प पेपर देते हैं उन लोगों को बुलाया गया। उनके भी बयान दर्ज हुए
और ये पाया गया कि सचमुच उस जो जमीन की ओरिजिनल जो एग्रीमेंट था वो 3.5 करोड़ रुपए में किया गया। तो आप कल्पना कीजिए मित्रों, कैसे 3.5 करोड़ की जमीन को 23 करोड़ का दिखा के एक एनआरआई से धोखाधड़ी की गई और करोड़ों रुपए का लाभ इस प्रदेश के मुखिया को दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार, हमीरपुर। मंडी के करसोग में पिछले महीने वन रक्षक होशियार सिंह की संदिग्ध मौत को लेकर एसएफआई ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। होशियार सिंह की मौत को वन माफिया से जोड़ते हुए एसएफआई ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। करवानी होगी, करवानी होगी, करवानी होगी। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीबीआई जांच करवानी होगी। मंडी के करसोग में तैनात वन रक्षक होशियार सिंह की संदिग्ध मौत का मामला थमता नजर नहीं आ रहा। शिमला में एसएफआई ने होशियार सिंह की मौत के बाद से ही प्रदेश में वन माफिया को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। एसएफआई का आरोप है कि प्रदेश में वन माफिया हावी है जो कि सरकार की शय पर काम करता है। होशियार की मौत आत्महत्या नहीं थी बल्कि वह माफियाओं द्वारा की गई हत्या है। एसएफआई के मुताबिक करसोग में हुई फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह की हत्या और प्रदेश सरकार का वन माफियों को संरक्षण देने के खिलाफ एसएफआई ने धरना दिया है। एसएफआई ने मांग उठाई है कि इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए और वन रक्षक की मौत पर अभी तक कोई भी बड़ी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। ये जो आज प्रदर्शन हम यहाँ कर रहे हैं, इसमें अब तमाम लोग जानते हैं पिछले दिनों मंडी जिला के करसोग में एक वन रक्षक होशियार की जो है वो हत्या का केस जो सामने आया था, उसके अंदर एसएफआई राज्य कमेटी मांग कर रही है कि उसके मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए और उसके अंदर जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये जो वन माफिया पूरे प्रदेश के अंदर सक्रिय है, हालांकि एक मामला सिर्फ मंडी और करसोग का नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर वन माफिया इस तरीके से सक्रिय है और ये वन माफियाओं के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाना जो है वो प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था को, जो चरमराई हुई कानून व्यवस्था को दर्शाता है। प्रदेश के अंदर ये जो वन माफिया है, साथ में प्रदेश की सरकार है, साथ में प्रशासन के आला अधिकारी हैं, इसके अलावा जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं वो सारे इस अवैध धंधे के अंदर जो संलिप्त हैं, जिसके चलते इस तरीके के लोगों को जो है रोक पाना मुश्किल हो रहा है। और जो होशियार जैसे ईमानदार ऑफिसर, ईमानदार लोग जो हैं इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। इसलिए एसएफआई राज्य कमेटी मांग करती है कि इस होशियार हत्या मामले की जो है वो सीबीआई जांच की जाए और प्रदेश के अंदर ये जो नक्शे से इनका सबका गठजोड़ जो बना है, इस गठजोड़ को खत्म करके जो है वो प्रदेश के अंदर टीडी राइट बहाल किया जाए ताकि लोगों को जो है वो सुविधा के अनुसार वहाँ टिम्बर जो है उपलब्ध हो सके। पोलस्टार के लिए शिमला से रमता सोनी की रिपोर्ट। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद 14 जुलाई को अपने चुनाव अभियान के तहत शिमला आ रहे हैं। शिमला में कोविंद हिमाचल में भाजपा के विधायक और सांसदों से मिलकर समर्थन की मांग करेंगे। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद 14 जुलाई को चुनाव अभियान के चलते शिमला आ रहे हैं। भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक सुरेश भारद्वाज ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद शिमला आ रहे हैं, जिसको लेकर 14 जुलाई को भाजपा विधायक दल की बैठक एक होटल में सुबह 9 बजे होगी। राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा है, 17 जुलाई को वोटिंग होनी है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार हमारे पूर्व में जो बिहार के राज्यपाल रहे हैं आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, वो आजकल सारे देश भर में चुनाव अभियान पर हैं। उसी दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का दौरा वो 14 तारीख को करेंगे। शिमला में 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी विधायकों को, जो हमारे निर्दलीय विधायक एसोसिएट मेंबर्स हैं, साथ में हमारे एमपीज जो हैं, उनको जो है वो उसमें बुलाया गया है, जिसमें सभी बड़े बड़े नेता जो हैं उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा हम जो प्रदेश के बाकी भी विधायक हैं, चाहे वो निर्दलीय हैं या कांग्रेस से संबंध रखते हैं, किसी पार्टी से संबंध के हैं, मैं उनसे भी अब हम अपील करने वाले हैं। उस दिन भी अपील करेंगे स्वयं कोविंद जी, लेकिन हम भी जो है वो उनसे अपील करेंगे कि वो एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद जी को अपना मत दें, ताकि देश के प्रथम नागरिक के रूप में जो राष्ट्रपति चुना जाना है उसमें हिमाचल प्रदेश की भी पूर्ण भागीदारी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार, शिमला।
भाजपा नेता दीपक शर्मा ने कहा है कि भाजपा की कॉपी करके कांग्रेस जो यात्रा शुरू करने जा रही है उसका नाम ही उन्होंने गलत रख लिया है। दीपक शर्मा के मुताबिक पथ यात्रा नाम का कोई भी शब्द डिक्शनरी में नहीं होता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय रथ यात्राओं से विचलित होकर जो कांग्रेस ने पथ यात्रा नाम दिया है, मैं तो कांग्रेस के इस नाम देने वाले बुद्धिजीवियों से पूछना चाहूँगा कि ये पथ यात्रा का मतलब जो है वो जनता को समझा दें। हवाई यात्राएं होती हैं, समुद्री यात्राएं होती हैं, रथ यात्राएं होती हैं, पद यात्राएं होती हैं जो पैदल चलते हैं, लेकिन पथ यात्राएं किस शब्दकोश से और क्या कहकर ये लाए हैं, मेरा तो सुझाव है कि ये लोग पथ यात्रा की जगह सुपथ यात्रा का नाम दें और सुपथ के ऊपर चलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, श्री राम से प्रार्थना करें और सुपथ यात्रा नाम दें, क्योंकि आज कांग्रेस की वो स्थिति हो गई है कि कल की जो इनकी बैठक थी उस बैठक में जो लाइव फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इनके वहाँ से प्रसारित हुई, उस बैठक में सभी कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो त्रिदेव सम्मेलन हो, चाहे वो हमारी रथ यात्राएं हों, उन सब की वहाँ पे प्रशंसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी का लोहा मानते हुए नजर आए। इससे ये स्पष्ट है कि कांग्रेस अपनी हार स्वीकार कर चुकी है और अब वो सिर्फ रस्म अदायगी कर रही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सोमेश गोयल हिमाचल प्रदेश के नए पुलिस प्रमुख होंगे। 1984 बैच का आईपीएस अधिकारी सोमेश गोयल इसके पहले डीजीपी जेल के पद पर तैनात थे। आपको बता दें, इससे पहले डीजीपी संजय कुमार को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में डीजी का पद मिला था दिल्ली में, तो उस नियुक्ति के बाद सोमेश गोयल की नियुक्ति पुलिस महानिदेशक हिमाचल के रूप में की गई है। नवनियुक्त हिमाचल प्रदेश प्रमुख सोमेश गोयल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश का महानिदेशक पद मिलना उनके लिए गौरव की बात है। पदभार ग्रहण करने के बाद सोमेश गोयल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ड्रग्स, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा, कर्मचारियों की सुरक्षा और अपराध पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। हिमाचल में ड्रग्स सबसे बड़ी समस्या है और ड्रग्स कम नहीं हो रहा है। यदि ऐसा होता रहा तो सरकार को इसके लिए अभियान छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हिमाचल में ड्रग्स सबसे बड़ी समस्या है, ड्रग्स कम होने का नाम नहीं ले रहा। अगर ये कम हो रहा होता तो सरकार को इसके लिए विशेष अभियान छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ अभियान छेड़ना उनकी प्राथमिकता रहेगी। नए पुलिस प्रमुख से जब महकमों में खाली पड़े जवानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पुलिस भर्ती हो रही है, इसलिए मैन पावर की कमी अभी नजर आ रही है, लेकिन बाद में यह नजर नहीं आएगी। कानून व्यवस्था के लिए ड्रग माफिया, वन माफिया और खनन माफिया पर नकेल कसना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश शांतिपूर्ण राज्य है, इसीलिए सुरक्षा बड़ी चुनौती नहीं होती। सोमेश गोयल ने कहा कि होशियार सिंह मामले की फाइल देखकर ही जांच करवाई जाएगी। यह मामला जैसा भी होगा गहनता से इस पर काम किया जाएगा और उन्होंने कहा कि यह मामला उनके जहन में है। से कहा कि मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी ड्रग्स की जो समस्या हमारे प्रदेश में है और जो कैंपेन हमने चलाई है उसको कैरी फॉरवर्ड करना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जितना भी है, जो भी इश्यूज हैं उसको देख लेने का, विमेंस वेलफेयर, ट्रैफिक। हमारा प्रदेश एक टूरिस्ट प्रदेश है तो हमको वहाँ ट्रैफिक फैसिलिटेट करने की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो शिमला है, चाहे वो बाकी नेशनल हाईवेज़ हैं। और जो बाकी एक पब्लिक डिलीवरी है, सर्विस की डिलीवरी है फ्रॉम द साइड ऑफ द पुलिस, उसको इम्प्रूव करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। और जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके मोराल, उनके डिसिप्लिन और उनके वेलफेयर को इम्प्रूव करना। सर, आज के दिन को आप इस खुशी को आप कैसे बयान करेंगे? वेल, इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू मी कि ये मुझे एक उत्तरदायित्व दिया गया है एंड आई एम हैप्पी फॉर इट, आई एम रेडी फॉर इट। और मैं चाहूँगा कि टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एंड विद इन द कन्फाइंस ऑफ द लॉ आई वर्क एंड आई डिलीवर टू द पीपल ऑफ द स्टेट। एपेक्स पे पहुँचने के लिए सर किन की चुनौतियों का सामना देखते हैं आप, क्या करें यहाँ तक? वेल, चुनौती तो जीवन एक चुनौती है। हर पद पर आपने काम करते हैं, हर पद पे आप कोशिश करते हैं अपने आप को प्रूव करने की।
आप ये कोशिश करते हैं कि आप स्टेल ना हो जाए, आपकी रुचि कम ना हो जाए, आपका इनिशिएटिव कम ना हो। अपने आप को मोटिवेटेड रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी एक चुनौती रहती है। आपको बता दें, संजय कुमार सोमेश गोयल से जूनियर आईपीएस थे। बावजूद इसके 2013 में वरीयता को दरकिनार कर संजय कुमार को प्रदेश का डीजीपी बनाया गया था। इस मर्तबा भी कई आला आईपीएस अधिकारी डीजीपी की लाइन में थे, लेकिन सरकार ने कोई रिस्क नहीं लिया और वरीयता का ख्याल इस बार रखा और सोमेश गोयल को पुलिस प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार, शिमला। आने वाले दिनों में जेबीटी अध्यापकों के 23 पद भरे जाने हैं और इसके लिए विभाग ने इंटरव्यू की तारीख घोषित कर दी है। 14 जुलाई के दिन विभाग द्वारा सुबह 10 बजे से इन 23 पदों के लिए इंटरव्यू रखे गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जेबीटी अध्यापकों के 23 पद भरे जाएंगे। इसके लिए विभाग ने इंटरव्यूज की तिथियां घोषित कर दी हैं। इंटरव्यू में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थी को 55% अंकों के साथ 10+2 जेबीटी और टेट पास होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। विभाग द्वारा इन पदों को भरने के लिए 14 जुलाई को सुबह 10 बजे इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। किसी भी जिला के पात्र उम्मीदवार जिनका नाम प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो, इंटरव्यू में हिस्सा ले सकता है। विभाग द्वारा इंटरव्यू के दौरान सामान्य वर्ग से 13 पद, सामान्य और आईआरडीपी से 2 पद, सामान्य वर्ग के स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के अभ्यर्थियों के 1 पद, अनुसूचित जाति के 3 पद, अनुसूचित जनजाति व आईआरडीपी का 1 पद और ओबीसी के 3 पद भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक आरसी कड़ोच ने बताया कि इंटरव्यू में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों को 10वीं जमा 2 कक्षा, टैट और जेबीटी पास सर्टिफिकेट, रोजगार कार्यालय रजिस्ट्रेशन कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, बोनाफाइड हिमाचली और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी 14 जुलाई को इंटरव्यू दे सकते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊपर लाने के लिए राज्य परियोजना विभाग ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक प्लान बनाया है। प्लान के मुताबिक अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स खुद स्कूल जाकर यह जान सकेंगे कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जा चुका है और उसके अनुसार बच्चों को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। अभिभावक इस बात को ध्यान में रखकर स्कूल में जाकर टीचर से इस बात की मंत्रणा कर सकते हैं कि उनका बच्चा किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है और उसके ऊपर किस तरीके से ध्यान दिया जाए। पहली से 8वीं कक्षा के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जा रही शिक्षा पर अभिभावक सीधी नजर रख सकेंगे। हर सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज स्कूल में दी गई शिक्षा की जानकारी अब चार्ट के माध्यम से हर क्लास में सार्वजनिक की जाएगी। अभिभावक स्कूलों में जाकर यह देख सकेंगे कि कक्षा में पढ़ाया गया पाठ उनके बच्चों को कितना समझ में आया है। जुलाई महीने से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य परियोजना कार्यालय ने हर महीने लर्निंग आउटकम को सार्वजनिक करने का फैसला किया है। इसके तहत अभिभावक स्कूलों में आकर देख सकेंगे कि किस विषय के कितने चैप्टर पढ़ाए गए हैं। इन चैप्टरों के कवर होने के बाद बच्चों को क्या क्या आना चाहिए, यह जानकारी जुटाकर अभिभावक घर पर अपने बच्चों का ज्ञान जान सकेंगे। अगर बच्चों में पेरेंट्स कमी पाएंगे तो इसकी जानकारी स्कूल जाकर शिक्षक को देंगे। ऐसे बच्चों पर शिक्षक अधिक ध्यान देंगे। राज्य परियोजना कार्यालय की इस नई व्यवस्था से सरकारी स्कूलों में सिलेबस को जल्द समाप्त करने की होड़ पर लगाम लगेगा। शिक्षकों की प्रोग्रेस भी सामने आएगी। नई व्यवस्था के तहत अब हर क्लास में विषय और चैप्टर वाइज संप्रांति सूची तैयार की जाएगी। यह व्यवस्था शिक्षा को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करेगी। आधार इंस्टीट्यूट की छात्रा कनिका ने देश के प्रतिष्ठित कॉलेज IISER की प्रवेश परीक्षा में 143वां रैंक हासिल कर अपने माता पिता, जिले और प्रदेश के साथ साथ अपने संस्थान का नाम भी रोशन किया है। आपको बता दें, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी IISER संस्थानों की संख्या पूरे देश में 7 है। कुल मिला के 7 IISER संस्थान पूरे देश में है। ये संस्थान साल 2010 के बाद भारत सरकार द्वारा बेसिक विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खोले गए थे। जिस इंस्टीट्यूट में IISER में इस एग्ज़ाम में कनिका का सिलेक्शन हुआ है, उसे कई मामलों में IIT मद्रास जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज से भी ऊपर आंका जाता है।
आधार संस्थान के संकल्प 30 बैच ने तहलका मचा दिया है। संकल्प 30 बैच में पढ़ रहे स्टूडेंट्स ने लगभग सभी परीक्षाओं में जिनके रिजल्ट्स अभी तक आ गए हैं उनमें अच्छा स्थान हासिल किया है। ताजा मामला कनिका का है। कनिका ने IISER प्रवेश परीक्षा में 143वां रैंक पाया है। IISER एक प्रतिष्ठित कॉलेज है जिसे IIT मद्रास के बाद सेकंड नंबर पर माना जाता है। इससे पहले कनिका JEE मेंस, एडवांस, नीट और PU प्रवेश परीक्षा सहित YS परमार विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं में भी अच्छा रैंक हासिल कर चुकी हैं। कनिका और उनकी माता शकुंतला देवी ने इसका श्रेय आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर को दिया है। संस्थान के निदेशक अटल शामा ने कनिका और उसकी माता को बधाई दी है और बताया है कि इस तरह के परिणाम से और भी विद्यार्थी प्रेरित होते हैं। कनिका ने अपनी सफलता के बाद आधार इंस्टीट्यूट की पूरी फैकल्टी का आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के मशोबरा में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की नई आधुनिक शाखा और ATM का लोकार्पण किया। इस शाखा के खुलने से प्रदेश में राज्य सहकारी बैंक की शाखाओं की संख्या बढ़कर 231 हो गई है, जबकि बैंक के ATM की संख्या 78 हो गई है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने लोगों से बैंकों के माध्यम से ऋण सहित विभिन्न प्रकार के लेन देन की आदत विकसित करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं और ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया के साथ 12 करोड़ की लागत का 66 kV विद्युत उपकेंद्र भी लोगों को समर्पित किया। यह उपकेंद्र मशोबरा, बल्दिया, दुर्गापर, नीन, धली, मूलकोठी, चैणी, गुम्मा और कुफरी पंचायतों के लोगों को सुचारू और निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराएगा। इस उपकेंद्र से 60 गांवों की 70,000 की आबादी लाभान्वित होगी। विधायक अनिरुद्ध सिंह ने भी इस अवसर पर जनसभा को संबोधित किया और उनके निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को बैंक की शाखा और 66 kV विद्युत उपकेंद्र के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि विद्युत उपकेंद्र इस क्षेत्र की 9 पंचायतों को लाभान्वित करेगा और कम वोल्टेज की समस्या से उन्हें निजात दिलाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। की शाखाएं अभी एक हफ्ते के अंदर और पेमेंट खुल रही है विभिन्न क्षेत्रों में, तो इससे इसकी मजबूत और जनता का विश्वास वो जाहिर होता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि हमें हिमाचल स्टेट का अपनी जन की राज हो जाए। पोल स्टार के लिए शिमला से रमीता सोनी की रिपोर्ट। प्रदेश में मानसून इस बार समय पर पहुंचा तो जरूर, पर आने के 2 दिन बाद ही सुस्त पड़ गया। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं, लेकिन मौसम विभाग से आई यह खबर उन्हें सुकून जरूर देगी। मौसम विभाग की खबर के मुताबिक 7 जुलाई के बाद एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने वाला है। प्रदेश में मानसून पहुंचते ही सुस्त पड़ गया है। मंगलवार के बाद प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कई दिनों बाद दिन भर धूप खिली रही और बुधवार को भी यही आलम रहा। धूप खिलने से प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 7 जुलाई से मानसून फिर से सक्रिय होगा। 7 से 10 जुलाई तक प्रदेश के सभी क्षेत्रों में इस दौरान बारिश होगी। 5 और 6 जुलाई को प्रदेश के कुछ स्थानों में बारिश होने की संभावना है। उधर बुधवार को शिमला का अधिकतम तापमान 25 डिग्री, धर्मशाला में 29 डिग्री, ऊना में 33 डिग्री, सुंदरनगर में 33 डिग्री, भुंतर में 32, नाहन में 30, सोलन में 30, कांगड़ा में 32, हमीरपुर में 33, बिलासपुर में 33 और मंडी में 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और बिलासपुर जैसे जिलों में लोग उमस से परेशान रहे। लोगों को इंतजार है अब मानसून की झमाझम बारिश का, ताकि तापमान में थोड़ी कमी आई जा सके। संजय परमार, जी हाँ, ये वही पार्षद थे जो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे। अभी जो चुनाव हुए थे शिमला में, उस दौरान उनके ऊपर एक हमला हुआ, परसों की बात है, और हमले का जो वीडियो है 9 सेकंड का, वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रहा है। इस हमले के विरोध में भाजपा ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं और उसी कड़ी में एक उन्होंने रोष प्रदर्शन किया है शिमला में। आइए आपको दिखाते हैं। चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, हरिद्वार को
नगर निगम शिमला के चुनावों के दौरान भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के संजय परमार की कुछ लोगों द्वारा की गई पिटाई से भाजपा बिफर गई है। इसके खिलाफ भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है। भाजपा शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नगर निगम में मिली हार से बौखला गई है, नतीजतन इस तरह की हरकतों पर उतर आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुंडागर्दी करने वालों में शोधी कांग्रेस का अध्यक्ष है और उनसे मारते वक्त उनसे यह भी कहा गया कि इसने विक्रमादित्य सिंह के साथ धोखा क्यों किया। ऐसे में साफ नजर आता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। पहले भाजपा कार्यालय पर हमला, उसके बाद परमार के ऊपर जानलेवा हमले के बाद भाजपा चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा खुद ही इस मामले की जांच करेगी और कार्रवाई करेगी। वो चंडीगढ़ गए थे, अपने भतीजे के इलाज के दृष्टि से उन्हें बात करनी थी डॉक्टर से। सुबह ही उनको अमित कोहली नाम का जो व्यक्ति है, जो शिमला ग्रामीण जिसके नुमाइंदे वीरभद्र सिंह जी हैं हिमाचल विधानसभा में, उसके यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है वो प्रातः ही सुबह जो है उनको मिला था और उसे मालूम था कि चंडीगढ़ गए हैं और शाम को वापस आएंगे। रास्ते में वो पता भी करते रहे कि ये कब वापस आने वाले हैं, किसी से इधर उधर से दूसरे लोगों के थ्रू। और शाम को वो उन्हें शोगी के पास मिले, गाड़ी ओवरटेक करके उनको रोका, गाड़ी से बाहर निकाला और उनके ऊपर जो है वो जानलेवा हमला किया, जान से मारने की धमकी दी। और सीधा सीधा ये FIR में लिखा है संजय परमार जी ने कि उन्होंने कहा कि तुम टिक्के का विरोध क्यों करते हो, तुमने जो है टिक्के को धोखा दिया है, तुम बीजेपी में क्यों चले गए, तुम्हें जान से मार देंगे। वो एक एविडेंस जो है सीधा सीधा जीता जागता प्रमाण है कि किस प्रकार की गुंडागर्दी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की गुंडागर्दी की जो है वो मजम्मत करती है। हम इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं और हम इनको चेतावनी भी देना चाहते हैं कि ये गुंडागर्दी अगर इस प्रकार की करेंगे और प्रदेश का प्रशासन और पुलिस जो है वो एक्शन नहीं लेगी तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं जो है इसका जो है वो प्रतिकार करेगी। आपको बता दें, नगर निगम हाउस में कांग्रेस पार्टी से मनोनीत पार्षद रहे संजय परमार निगम चुनावों में कच्ची घाटी से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीतने के बाद भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया था। ऐसा माना जा रहा है कि इसी बात से नाराज कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीती शाम चंडीगढ़ से लौटते वक्त संजय परमार पर हमला कर दिया और एक 9 सेकंड का वीडियो भी वायरल हुआ है। अब इस वीडियो और इस हमले के ऊपर राजनीति शुरू हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार शिमला। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं। YouTube पर जाइए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए POLESTAR TV, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट हिमाचल से जुड़ी जानकारी पाइए। बहुत बहुत शुक्रिया इस बुलेटिन को देखने के लिए।